ईरान से प्रोटेस्ट की खबरें आनी बंद हो गई थी, लेकिन जंग का खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका ने फिर से रेजिम चेंज की तैयारी शुरू कर दी है। वो वेनेजुएला की तरह ईरान को घेरने में लगा है। 28 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, एक विशाल जंगी बेड़ा ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन इसका नेतृत्व कर रहा है। यही कैरियर वेनेजुएला के मिशन पर भी भेजा गया था। हमें उम्मीद है कि उससे पहले ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा और नो न्यूक्लियर वेपन्स पर एक निष्पक्ष समझौता कर लेगा। समय तेजी से बीत रहा है। उन्होंने पहले भी डील से मना किया था, तब हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। अगला हमला और अधिक तबाही लेकर आएगा। यह बयान इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अपने आप में एक छोटी सेना के बराबर है। उसके साथ कई और नौसैनिक जहाज चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस पहले से हैं, वे भी हमले में साथ देंगे। इसके अलावा इजराइल की पूरी फौज भी हमले में शामिल हो सकती है। इसलिए जंग का खतरा बड़ा है। ईरान भी इसको हल्के में नहीं ले रहा है। उसने भी अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और अरब सागर में ईरान ने जंगी जहाजों की संख्या भी बढ़ा दी है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन ने ट्रंप के बयान पर लिखा, आखिरी बार जब अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक के जंग में शामिल होने की गलती की थी, तब उसको $7 ट्रिलियन और 7,000 जिंदगियों का नुकसान झेलना पड़ा था। ईरान इज्जत और समान हितों के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो हम असाधारण लड़ाई लड़ेंगे और अपनी रक्षा करेंगे। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी करारा जवाब देने की बात कह चुके हैं। लेकिन नौबत यहां तक कैसे पहुंच गई? अमेरिका वापस ईरान पर दबाव क्यों बना रहा है? नो न्यूक्लियर वेपन्स डील का मसला आखिर है क्या? और क्या ईरान और अमेरिका में जंग तय हो चुकी है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले अमेरिका की तैयारी के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की है, जिसको अरब सागर यानी ईरान के दक्षिण में लगाया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे समुद्री जहाजों को कहा जाता है जहां से फाइटर जेट्स उड़ान भर सके और जहां उनको लैंड भी कराया जा सके। ये एक तरह का एक्टिव मिलिट्री एयरबेस होता है। इनको कुछ समय के अंतराल में दुनिया में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अमेरिका के पास ऐसे 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। न्यूक्लियर पावर्ड माने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले जहाज। इन जहाज़ों का ईंधन कभी खत्म नहीं होता। ये नॉर्मल जहाज़ों की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक समंदर में रह सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन 1979 में कमीशन हुआ था। इसका नामकरण अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर हुआ है। ईरान के करीब पहुंचने से पहले यह साउथ चाइना सी में तैनात था। कितना खास है ये जहाज, ये जान लीजिए। इसकी लंबाई 333 मीटर है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। ऐसे 4 कुतुब मीनार को पानी पर एक सीध में रखा जाए, उससे भी बड़ा जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन। इस जहाज पर एक समय में लगभग 5700 सैनिक रहते हैं। जहाज पर करीब 90 जेट्स रखने की क्षमता है। अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये ओमान से लेकर लेबनान तक फैले हुए हैं। इनके पास ईरान के किसी हमले को रोकने के लिए पर्याप्त संसाधन है। वे डिफेंस और फुल फ्लेज्ड अटैक दोनों में सक्षम है। जंगी बेड़े के आने से उनकी ताकत और मजबूत हो गई है। इन सब के अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने नया डिफेंस सिस्टम लगाया है। जून 2025 में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसी बेस को निशाना बनाया था। बहरीन के पोर्ट पर उसने डिस्ट्रॉयर ऑफ कॉम्बैट शिप्स खड़े किए हैं। जॉर्डन में अमेरिका ने फाइटर जेट्स की नई खेप उतारी है। इस तरह से उसने ईरान की घेराबंदी की हुई है। लेकिन अमेरिका इतना चढ़कर क्यों खेल रहा है? सबसे जरूरी बात, अमेरिका की ह्यूमन राइट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जब अपने घर में फिक्र नहीं कर रहा है तो दूसरे देशों की ह्यूमन राइट्स में उसका क्या ही इंटरेस्ट होगा? इसका लेटेस्ट उदाहरण ईरान का ही है। 28 दिसंबर को ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें अमेरिका और इजराइल ने दखल देने की बात कही थी, लेकिन वे नहीं है। इस बीच प्रोटेस्ट में हजारों लोग मारे जाते रहे। ईरान सरकार का दावा है कि लगभग 3200 लोग उसमें मरे हैं। वेस्टर्न ग्रुप्स इसको 5000 से 36,000 तक बताते हैं। जो डेटा जिसको सूट करता है वो उसके हिसाब से इसको यूज करता है। अंत में ट्रंप ने कहा कि हमारे कहने पर ईरान ने 800 लोगों की फांसी रोक दी, इसलिए हम हमला नहीं करेंगे। ईरान ने इस दावे को खारिज भी कर दिया था। ईरान में ना उतरने की एक वजह यह बताई जाती है कि अमेरिका को हमले में सफलता की उम्मीद नहीं थी। वो ईरान में जाकर फंस सकता था, इसलिए उसने ऐन मौके पर हमला टाल दिया और प्रदर्शनकारियों को उकसाने के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया था।
अब जान लेते हैं कि ये नो न्यूक्लियर वेपन्स डील क्या है। जब अमेरिका दूसरी बार हमले का माहौल बना रहा है तब उसकी असली मंशा पता चल रही है। उसका एक बड़ा इरादा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। इजराइल और अमेरिका 2000 के दशक से इस कोशिश में लगे हुए हैं। इस दरमियान उन्होंने ईरान के 20 से ज्यादा बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है, ऐसे आरोप है। इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों खुफिया और साइबर हमले किए हैं। कई दफा फाइटर जेट्स भी उतारे गए हैं। जून 2025 में अमेरिका पहली बार डायरेक्ट हमले में शामिल हुआ था। तब उसने B-2 बॉम्बर जेट्स भेजकर ईरान के 3 मेन न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की थी। अमेरिका ने तब दावा किया था कि बमबारी की वजह से ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम काफी पीछे चला गया है, लेकिन 7 महीनों के अंतर में वो जैसा उतावलापन दिखा रहा है उससे यही लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बदस्तूर जारी है। ईरान हमेशा से कहता आया है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बिजली और दूसरी जरूरतों के लिए करता है, उसका बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि जिस दिन ईरान चोरी छिपे अपने मिशन में लगा है, जिस तरीके से लगा है, जिस दिन उसने बम बना लिया, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए 2015 में बराक ओबामा की सरकार ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी। इसके तहत ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट घटाने और न्यूक्लियर साइट्स का एक्सेस देने के लिए तैयार थे, लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को डील से बाहर निकाल दिया। तब से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अंधे कुएं जैसा हो गया है। उसकी खबर किसी को नहीं मिलती। इसने अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रखा है। जब ट्रंप 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने, उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील की फाइल दोबारा खोली थी। तब ईरान के साथ कई राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन अमेरिका अपनी शर्तें थोपने पर अड़ा हुआ था। ईरान का मानना था कि बात होगी तो बराबरी पर होगी, वरना नहीं होगी। उसी दौरान इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। इसी पर मीटिंग पटरी से उतर गई थी। इसके कुछ दिन बाद अमेरिका ने भी ईरान के अंदर बमबारी कर दी थी। सवाल है कि अभी किस तरह की डील चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं किया है, लेकिन उनके स्टेटमेंट में एक हिंट मिलता है, नो न्यूक्लियर वेपन्स, यानी ईरान किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता। इससे पहले जो नेगोशिएशन हुए थे उसमें अमेरिका और यूरोप के देशों ने 3 बड़ी डिमांड्स रखी थी। नंबर 1, यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरीके से बंद किया जाए। 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली पैदा करने और मेडिकल साइंस में होता है। जैसे ही ये लेवल 90% तक पहुंचा, यूरेनियम से न्यूक्लियर हथियार बनाया जा सकता है। ईरान कहता है कि वो 20 वाले ब्रैकेट में ही है, लेकिन पश्चिमी देश इसको उतना भी नहीं करने देना चाहते हैं। दूसरी डिमांड थी बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या और उसकी रेंज पर कैप लगाया जाए। ईरान के पास फिलहाल ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक मार कर सकती हैं। ईरान के सामने तीसरी डिमांड ये रखी गई थी कि उसको मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी गुटों की मदद बंद करनी होगी। ईरान के प्रॉक्सी गुटों में गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन के हूती शामिल हैं। इस समय अमेरिका और ईरान में कोई बातचीत नहीं हो रही है। प्रोटेस्ट के दौरान फोन लाइन खोली गई थी, लेकिन बीच में ही विवाद हो गया था। ईरान ने कहा है कि वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है, बशर्ते हमें बंदूक का डर न दिखाया जाए और हमारी बातों को गौर से सुना जाए। ये तो ईरान का मसला हुआ, लेकिन अमेरिका की चिंता मिडिल ईस्ट के 2 और देशों में बढ़ रही है। पहला देश है इराक। इराक में सत्ता परिवर्तन नजदीक है। वहां नूरी अल मलिकी की प्रधानमंत्री पद पर वापसी लगभग तय है। इससे अमेरिका नाखुश है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर नूरी प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका इराक की मदद बंद कर देगा। दिलचस्प यह है कि जब नूरी अल मलिकी 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब अमेरिका ने उनका सपोर्ट किया था। इसकी बदौलत उन्होंने 2014 तक सरकार चलाई। बाद में वो उपराष्ट्रपति भी बने थे। उन्हीं के शासनकाल में इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ था। हालांकि तब अल मलिकी कठपुतली मात्र थे, उनकी डोर अमेरिका खींच रहा था। लेकिन अभी ट्रंप उनके खिलाफ क्यों है? दरअसल पिछले कुछ समय से इराक और ईरान में नजदीकी बढ़ी है। नूरी अल मलिकी उन नेताओं में से हैं जो ईरान के साथ बेहतर रिश्ते रखना चाहते हैं। वे इराक में अमेरिका के दखल का विरोध करते हैं। अमेरिका को डर है कि नूरी अल मलिकी के आने से इराक में उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है, इसलिए उनके चुनाव को खिलाफ है। ईरान की घेराबंदी के जरिए वो इराक को भी संदेश दे रहा है। अमेरिका की दूसरी चिंता सीरिया में है। सीरिया की जेलों में इस्लामिक स्टेट के 16,000 आतंकवादी बंद थे, लेकिन जेल वाले इलाकों में लड़ाई की वजह से सिक्योरिटी कम हुई, जिसके चलते जेल तोड़कर भागने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये लोग ISIS को रिवाइव कर सकते हैं। इससे बचने के लिए अमेरिका इन कैदियों को इराक में शिफ्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 7,000 कैदियों को इराक के जेलों में भेजा जा रहा है। उनका खर्च अमेरिका उठाएगा। मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, इसका दायरा दूर तक फैला है। ये पूरे मिडिल ईस्ट की डावाडोल स्थिति को भी दर्शाता है। इस आपदा में अमेरिका अपने लिए अवसर ढूंढ रहा है, लेकिन उसको ध्यान रखना होगा कि ये चाहत पूरे इलाके को अशांत ना कर दे। डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज अटैक्स के लिए जाने जाते हैं। अगर उनका एडवेंचर प्लान फेल हुआ तो सबक सीखने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ईरान के हालात पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप न्यूज़ देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। शुक्रिया।